गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारे एल्यूमिन के ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिन कहा जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, एंड एल्यूमिनियम के हैलाइड Al2Cl6, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है एलम्स यानी कि फिटकरियाँ। तो सबसे पहले बात आती है कि फिटकरी होती क्या है। एक्चुअली में जो एलम्स हैं ये होती क्या है। तो एलम्स जो होती हैं वो मोनोवेलेंट यानी कि एक संयोजी एंड ट्राइवेलेंट यानी कि त्रिसंयोजी धातुओं के डबल सॉल्ट के हाइड्रेटेड फॉर्म को यानी जलीय रूप को, जिसमें 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, यानी कि 24 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट हो। क्रिस्टलीकरण का जो जल होता है, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें K2SO4 एक सॉल्ट है, Al2SO4 आपका दूसरा सॉल्ट है, ये ट्राइवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट। तो इनका जो डबल सॉल्ट, ये दो सॉल्ट मिलकर के डबल सॉल्ट बना रहे हैं, इनका हाइड्रेटेड फॉर्म जिसमें 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, उसको फिटकरी यानी कि एलम कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, एलम का मतलब है कि मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटेलिक सॉल्ट से बने हुए जो डबल सॉल्ट होंगे, जो द्विक लवण होंगे, उनके जलीय विलयन को यानी हाइड्रेटेड फॉर्म को, जिसमें 24 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, 24 क्रिस्टलीकरण के जल उपस्थित हों, उनको फिटकरी यानी कि एलम्स कहा जाता है। जितनी भी फिटकरियाँ होती हैं वो सारी की सारी आइसोमॉर्फस होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आइसोमॉर्फस का मतलब होता है समाकृति, एक ही जैसी आकृति की होती हैं सारी की सारी फिटकरियाँ। और फिटकरियों के नाम उनमें प्रेजेंट मेटल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है तो इसका नाम पड़ जाता है पोटाश एलम, यहीं पर अमोनिया प्रेजेंट होता है तो इसका नाम पड़ जाता है अमोनियम एलम, क्रोम एलम, फेरिक एलम, सोडियम एलम। इस तरह से फिटकरियों के क्या होते हैं, नाम होते हैं। हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़नी है वो है पोटाश एलम, यानी कि हमें सिर्फ पोटाश की फिटकरी पढ़नी है, जिसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ एक बार और लिख देते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, बस ये हमें यहाँ पर पढ़ना। तो सबसे पहले इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, तो जो मैंने आपको फिटकरी के बारे में बताया कि फिटकरी क्या होती है, वही उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। हमें क्या करना है, हमें लेना है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के एक सॉल्ट होगा, और साथ में लेना है दूसरा सॉल्ट Al2SO4 का होल थ्राइस। इन दोनों का बनाना है हमें जलीय विलयन यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बना लेना। भाई दोनों सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर दिया। पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको आप क्रिस्टल फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित करने के लिए जो ये मिश्रण होगा, जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, इसको वाटर बाथ में रखने पर, वाटर बाथ में क्या होता है, एक पॉट होता है कॉपर का बना हुआ और इसमें रिंग्स बनी होती हैं, इसके ऊपर रखते हैं वॉच ग्लास, मतलब कांच की एक प्लेट होती है, वो रखी जाती है, और इसमें ये जो सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, भर दिया जाता है। इस पॉट में, वाटर बाथ में अंदर पानी भरा होता है, नीचे से इसको हीट करते हैं। जब नीचे से गर्म करते हैं तो पानी यहाँ पर भाप में परिवर्तित होता है, वेपर्स में, और वो वेपर जा करके इसकी सरफेस को, इस वॉच ग्लास की सरफेस को गर्म करती हैं, जिसकी वजह से ये जो ऊपर आपने जलीय विलयन रखा है उसका वाटर जो है वो इवेपरेट होता रहता है, धीरे धीरे जो जेल है वो उड़ जाता है, और यहाँ पर हमें क्रिस्टल जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर पोटाश एलम यानी फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। या फिर आप क्या करिए कि आप K2SO4 और Al2SO4 का जो होल थ्राइस है, जो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाकर जब इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसका सांद्रण करेंगे, तो आपको फिटकरी के जो क्रिस्टल है वो प्राप्त हो जाएंगे। बस ध्यान ये देखना है कि जो दोनों आपके सॉल्ट हैं ये इक्विमोलर होने चाहिए, यानी कि सम अणुक मिश्रण आपको लेना है। सम अणुक मिश्रण का मतलब अगर आप इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसका भी आपको 1 मोल ही लेना होगा। तो ये आपका सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि सामान्य
निर्माण की विधि है जिससे आप पोटाश एलम यानी कि फिटकरी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपने देखा भी होगा फिटकरी घरों में अगर उपयोग करी हो या कभी भी आप बार्बर की शॉप में जाइए तो देखिएगा वो रखा रहता है, शेविंग के बाद वो फेस पे लगाता है, या फादर वगैरह में भी आपके घरों में यूज़ करते होंगे। तो वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर का ठोस होता है और जल में विलय होता है, यानी कि पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, जलीय विलयन होगा, उसमें पोटेशियम के, सल्फेट के, एल्युमिनियम के, इनके आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, फिटकरी को पानी में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाती है, अपने आयनों में विघटित हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में क्या होता है कि सबसे पहले जब आप इसको गर्म करेंगे, आप अपने पोटाश एलम को यानी K2SO4 डॉट Al2SO4 के होल थ्राइस डॉट 24H2O को जब हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अलग हो जाता है। तो बचता क्या, सिर्फ K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, साथ में ये जो 24H2O। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हो उसको जब आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसमें से उसका क्रिस्टलीकरण का जल जो है वो निकल जाता है, और क्रिस्टलीकरण के जल निकल जाने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद, ये एक पोरस सब्सटेंस यानी कि सरंध्र पदार्थ बन जाता है, इसमें छेद छेद पड़ जाते हैं और इसे कहा जाता है बर्न्ट एलम। क्यों, जली हुई एलम, बर्न्ट एलम कहा जाता है। अब आप इस बर्न्ट एलम को लीजिए K2SO4 डॉट Al2SO4 के होल थ्राइस को, मतलब अगर आप उसी को और हीट करते रहें, कितना, रेड हॉट कर दीजिए आप, रक्त तप्त, इतना गर्म कर दीजिए कि लाल हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल है K2SO4 अलग हो जाता है, Al2O3 प्राप्त होता है और SO3 जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस ब्रेक हो जाता है K2SO4 में, Al2O3 में और SO3 में। रिएक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। ये है इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि ताप का प्रभाव। सारी की सारी फिटकरियाँ आइसोमॉर्फस होती हैं, बताया जा चुका है, यानी कि समाकृतिक होती हैं, सभी की आकृति एक जैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक पढ़नी, इफेक्ट ऑफ हीट। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना कि सफ़ेद रंग का जल में विलय क्रिस्टलीय ठोस है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यूजेस ऑफ पोटाश एलम यानी कि पोटाश एलम के उपयोग, देख लीजिए। सबसे पहला यूज़, जैसा कि आपको बताया गया, जीवाणुनाशक व प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। तभी शेविंग के बाद जो है इसे फेस पे लगाया जाता है कि कहीं अगर कट वगैरह गया हो या जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हो फेस में तो वो हट जाए। दूसरा, जल के शोधन में, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, कहीं गंदा जल है, पानी हो, चेक करना है कि साफ़ है कि गंदा, आप उसमें थोड़ा सा फिटकरी लीजिए और कपड़े में बांध दीजिए फिटकरी को, और ऊपर हल्का हल्का उसको चलाते रहिए पानी में डुबो करके, तो जो भी गंदगी होगी पानी की वो अपने आप नीचे जा कर के बैठ जाएगी। इस तरह से ये जल के शोधन में यानी कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ होती है। थर्ड चीज़ कि शरीर के किसी अंग से बहते हुए रक्त का स्कंदन करने में, कहीं से भी, मैंने बताया ना, कट लग गया हो, ब्लड आ रहा हो, तो वहाँ पर अगर आप फिटकरी लगाएंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी, कोगुलेट हो जाएगा ब्लड। नेक्स्ट है चमड़ा व कागज़ के उद्योग में, जो आपका लेदर इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, वहाँ पर यूज़ होती है। और कपड़ों की रंगाई व छपाई में मॉर्डेंट के रूप में, रंग बंधक का मतलब होता है कपड़े से रंग को बांधने का काम करती है ताकि कपड़े से रंग जो है जल्दी उड़े नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं हमारी एलम के। इसी के साथ हमारा बोरॉन फैमिली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन फैमिली यानी कि कार्बन परिवार। कार्बन फैमिली या कार्बन परिवार, इसमें आपको जिन जिन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का होता है 6, इसमें 8 इंक्रीज़ कर देंगे तो सिलिकॉन मिलेगा 14 पे, फिर 18 ऐड कर देंगे तो मिलेगा जर्मेनियम 32, यहाँ पर 32 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और टिन का होता है फिर से 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 टिन का, और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको लेड का
82, ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, ध्यान दीजिए। 6, 14, 32, 50, 82 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट होते हैं 14th ग्रुप में, यानी जो 14वां वर्ग होता है, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे या फिर ये 4th A ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। 4th A में रखने का कारण क्या होता है, क्योंकि इन सबके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे 1s2, 2s2, 2p2, तो बाह्यतम कोश कौन सा है, दूसरा बाह्यतम कोश है। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसलिए जो कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं उन्हें 4th A ग्रुप में रखा जाता है। इनके अगर अकरेंस की बात करें, इनकी प्राप्ति की बात करें, तो कार्बन फैमिली में जो कार्बन और सिलिकॉन है वो सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट यानी बहुतायत में पाए जाने वाले तत्व हैं। कार्बन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की अगर आप नंबरिंग करें तो 17th पोजीशन है इसकी अकरेंस की, यानी कि 17वें नंबर पे आता है अपनी प्राप्ति के आधार पर। और सिलिकॉन की बात करें तो वो सारे तत्वों में 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे ऑक्सीजन है, 2nd नंबर पे सिलिकॉन और 3rd नंबर पे पाई जाती है एल्युमिनियम। अगर हम अर्थ की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि कार्बन 17वें नंबर पे है प्राप्ति में और सिलिकॉन 2nd नंबर पे। तो अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की क्वांटिटी कार्बन से ज़्यादा होती है। लेकिन हम अगर यूनिवर्स की बात करें, हमारे पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो उसमें कार्बन जो है वो सिलिकॉन से 6 गुना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सारे एलिमेंट्स में से जो कार्बन होगा केवल वही फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट में कैसे पाया जाएगा, फ्री स्टेट में कार्बन पाया जाता है अपने एलोट्रॉप्स के रूप में। आपने एलोट्रॉप पढ़े होंगे, डायमंड, ये क्या होता है, पूरी तरह से कार्बन होता है। ग्रेफाइट, ये पूरी तरह से क्या होता है, कार्बन होता है। कोयला पूरी तरह से क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन जो है फ्री स्टेट में कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट आदि के रूप में उपस्थित होता है। जबकि इसकी कंबाइंड फॉर्म क्या होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, पेट्रोलियम है, इन सब में कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो अक्रेंस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन फैमिली में जो पाए जाते हैं वो है कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन 17th नंबर में है पूरे पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में, और सिलिकॉन 2nd नंबर में। अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की क्वांटिटी कार्बन से ज़्यादा होती है, लेकिन यूनिवर्स में कार्बन जो है वो सिलिकॉन से 6 गुना ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। शेष जो इसके तत्व हैं जैसे जर्मीनियम है, टिन है, लेड है, ये बहुत कम क्वान्टिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट था अक्रेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आप देखेंगे जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2 यानी कि ns2 np2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। इसके p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जो एल्युमिनियम फैमिली थी वो शो करती थी ns2 np1 जिसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है, और जो कार्बन फैमिली है वो शो करती है ns2 np2। यानी इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल में, 2 इलेक्ट्रॉन p सबशेल में। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है np2 में, p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप तीनों में यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाने की वजह से ही इन्हें p ब्लॉक एलिमेंट यानी कि p ब्लॉक के तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता जो होती है वो होती है 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन कार्बन, पूरी कार्बन फैमिली में जो जर्मीनियम है, टिन है और जो लेड है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो ये 2 करेंगे +2 एंड +4। बाकी जो कार्बन है और जो सिलिकॉन है वो सिर्फ शो करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी होगी 4 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड +2 भी शो कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। तो इस वर्ग के सभी सदस्य ठोस होते हैं, यानी कि चाहे आप कार्बन ले लीजिए, चाहे आप सिलिकॉन ले लीजिए, चाहे जर्मेनियम, टिन, लेड, सारे के सारे जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेटेलिक करेक्टर है नीचे जाने पर, जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे इनका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। कार्बन जो होगा वो एक नॉन मेटल होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों मेटलॉइड होते हैं यानी कि उपधातुएं होती हैं, और टिन और लेड ये दोनों मेटल की तरह बिहेव करते हैं यानी कि धात्विक गुण इनमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इनकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो बातम कोश के इलेक्ट्रॉन में जो कोश है भाई नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज करती है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। किसी भी परमाणु के बातम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाए। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूर होती जाती है, बातम कोश जो है वो नाभिक से दूर होता जाता है। कार्बन के केस में सिर्फ 2 हैं, सिलिकॉन के केस में 1 2 3 होते हैं, तो जर्मेनियम के इसमें 1 2 3 4 कोश पाए जाएंगे। तो जैसे जैसे कोश बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, वैसे वैसे बातम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो भी नाभिक से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज, नाभिक प्रभावी बल जो है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। इसीलिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनन ऊर्जा का मान है वो घटता जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए भी वही है, जैसे जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा करेक्टर होता है जिसमें साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता कहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहते हैं। तो कार्बन से सिलिकॉन में तो ये टेंडेंसी क्या होती है, घटती है। कार्बन की टेंडेंसी, कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, तो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सिलिकॉन की होगी, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन सिलिकॉन के बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जैसे जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, यानी कि रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, विद्युत ऋणात्मकता का मान है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी धात्विक और अधात्विक गुण। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। कार्बन प्योर नॉन मेटल है, सिलिकॉन में नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है लेकिन ये भी अधातु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। जर्मेनियम मेटलॉइड है, उपधातु है, जबकि टिन और लेड ये सारे के सारे मेटल, ये दोनों नॉन मेटल, ये धातुएं और ये उपधातु यानी कि मेटलॉइड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आज के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को यहीं तक रख रहे हैं। कल हम इसकी नेक्स्ट जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद कार्बन फैमिली में जो भी हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।